So starting with the second day of this chapter, that is work, energy and power. ठीक है, तो कल अपन ने क्या पढ़ा था, एक छोटा सा रिवीजन शॉर्ट में. वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट या फिर अपन कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. इन दोनों का ये प्रोडक्ट है. ठीक है, ये अपन ने अच्छे से समझ लिया था इन केस ऑफ वर्क. और वर्क का फॉर्मूला वर्क था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, अब ये फॉर्मूला तभी अप्लाई हो सकता है व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो. अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो वी विल वर्क विद कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. विल वर्क विद कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वर्क विल बी फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो हो जाएगा s cos थीटा. ठीक है, ये हो गया अपना फॉर्मूला. एंड उसके बाद में हमने इसका SI यूनिट और CGS यूनिट पढ़ा था. What is SI unit of work? SI unit of work is joule, which is Newton meter. याद रखना जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होगा तुम्हारे लिए. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही होगी. ठीक है. अच्छा, what is the CGS unit? CGS unit of work is erg. Very good. Erg. कितना है? 10 raised to the power 7. 8. Very good. 10 to the power 7 erg, है ना. तो ये है अपना रिलेशन. हाँ, अब बात करते हैं हम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट वर्क के अपन ने 3 केस भी पढ़े थे. दैट इज केस 1 जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, जिसके अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई किया था अपन ने. अच्छा, केस 2 व्हिच वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ऐसा क्वेश्चन अपने बुक में आता भी, पूछा भी है. क्या क्वेश्चन है कि व्हेन इज वर्क डन टू बी सेड 0 जूल. वर्क बी 0, वर्क 0 हो सकता है तो हम कहेंगे जब डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे. इस तरीके से परपेंडिकुलर होंगे तब हम कह सकते हैं कि सर ये 0 है. अच्छा, व्हेन विल बी द वर्क कॉल्ड एज द नेगेटिव. कब वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर when they are in opposite direction. Who are in opposite direction? Opposite in direction. Direction of force and direction of force and displacement. जब ये दोनों opposite में होंगे तब हम कहेंगे कि work is said to be negative. अब बात आती है पावर की. What is power? ठीक है, तो आप जब न्यूमेरिकल्स भी करोगे ना, जब आप सम सॉल्व कर रहे होंगे तब भी आपको पावर का मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए. पावर जैसे अपन कहते हैं ना कि भाई यार ये तो भाई पावर में आ रहा है, या फिर कभी कभार होता है आज तेरा पावर नहीं है, इतना, ऐसे कहते हैं ना अपन. तो व्हाट इज दिस इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना. तो पावर कभी भी आप कैलकुलेट करोगे ना, इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि आज इसमें दम है कल इसमें दम नहीं है, आज ये ज्यादा काम कर पा रहा है कल ये ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है. सो पावर, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल. एक मिनट. हाँ, तो अभी मैं बात करता हूं पावर की. सो आई कैन से दैट पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. कि भाई जो काम कर रहा है ना, ये काम करने की स्पीड क्या. ठीक है, जैसे कि आई कैन से दैट एन ओल्ड मैन कैन वर्क या फिर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days while a young man or a teenager can do this same work in just 1 day. कह सकते हैं. So this is what? This is power of 2 person. यानी काम कर रहा है, काम दोनों सेम ही कर रहे हैं, लेकिन this piece of work is done in 7 days by the old man and the same piece of work is done by the young man or teenager in just 1 day. So power is with respect to time. कितने देर में एक काम को कंप्लीट कर रहा है, इतना ही याद रखना है आपको. So I can say that power is work done upon time. क्या कह सकता हूं मैं? Power is work done upon time. और अगर मैं इसके बारे में और डिटेलिंग करूं तो मतलब ऐसा यूनिट पे आते हैं, इसके ऐसा यूनिट पे आते हैं. वर्क की ऐसा यूनिट क्या है? जूल. सेकेंड, टाइम की ऐसा यूनिट है ना. तो पावर की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर सेकेंड. अब अगर मैं जूल पर सेकेंड की बात करूं, तो मैं कह सकता हूं व्हाट इट इज.
इट इज वॉट। वॉट, ठीक है, दिस इज वॉट। याद रखना, व्हाट इज वॉट, वॉट इज 1 जूल का काम या फिर कुछ जूल का काम 1 सेकेंड में कंप्लीट कर लेते हो तो दैट इज वॉट, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे ना व्हाट डू यू मीन बाय 1 वॉट, तो 1 वॉट का मतलब है सर 1 जूल का काम 1 सेकेंड में कर लिया इसने। व्हाट डू यू मीन बाय 10 वॉट, 10 वॉट का मतलब क्या सर, 10 जूल का काम कितनी देर में कर दिया, 1 सेकेंड में कर दिया सर, ठीक है। अच्छा, ओके 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 ओके, पीयूष यू माइट बी हैविंग अ क्वेश्चन कि सर ये 1 सेकेंड के साथ ही क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं, am I right पीयूष? हेलो, यस पीयूष, यू वांट टू से समथिंग? सर P इक्वल्स टू W अपॉन T से समझ में नहीं आया। P इज इक्वल टू W अपॉन T मतलब मैं इस तरह से कह रहा हूं कि काम कर रहा है कुछ टाइम में, है ना, काम कर रहा है कुछ टाइम में। अच्छा सपोज करो मैंने आपको बोला, मान लो मैंने आपको जस्ट ऐसे जस्ट रैंडमली कि मैंने बोला कि 100 चॉकलेट है, क्या कह रहा हूं मैं आपके पास में, अच्छा यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स, मैं कहता हूं कि 500 रुपए लगे, 500 रुपीज लगे, ठीक है, 500 रुपीज लगे एंड 1 चॉकलेट की प्राइस क्या है आपको ये बताना है। क्या बताना है, 1 चॉकलेट की प्राइस क्या है अगर आपके पास में टोटल 20 यूनिट्स है, टोटल 20 यूनिट्स, तो आप पर, या फिर यहाँ पे क्या बोला हुआ है, रेट पर सेकेंड, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब क्या कि पर सेकेंड में कितना काम कर रहा है, उसी तरह से यहाँ पे पर यूनिट का प्राइस निकालना है, क्या रेट ऑफ चॉकलेट ना, रेट ऑफ पर चॉकलेट बताना है। तो यहाँ पे क्या करता हूं मैं, 500 को डिवाइड बाय जितना भी टोटल चॉकलेट्स थी तो डिवाइड बाय 20 कर दिया था, तभी तो पता चला मुझे कि भाई कितना लगा सर, 0 डिवाइडेड और ये हो गया 25 रुपीज पर चॉकलेट, यानी 25 रुपीज में एक चॉकलेट। उसी तरीके से व्हाट इज पावर, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो टाइम कितना ले रहा है काम करने में, क्या बताता है पावर के टाइम कितना ले रहा है काम करने में। काम तो सेम ही था ना, काम सेम था किसके लिए, काम सेम था फॉर द ओल्ड मैन एंड काम सेम था फॉर द यंग मैन, टीनेजर, दोनों के लिए काम सेम था। तो इसीलिए मैंने क्या किया, जितना भी टोटल टाइम जिसने भी लिया है फॉर कंपैरिजन 1 यूनिट तो सेम होनी चाहिए ना, तो इसीलिए मैंने क्या किया, ये तो जूल में था ही, और जितना भी टोटल टाइम लिया है दोनों ने, उन दोनों टाइम को मैं डिवाइड कर दूंगा सो दैट मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं, ठीक है। सो इट इज अ रेशियो, या फिर कह सकते हो कि पावर कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है, बाय डिवाइडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क विथ टाइम, ठीक है, ठीक है। जितना भी काम किया, आगे आपको पूछा जाएगा कि भाई ये मशीन क्या काम के, मतलब इस मशीन की पावर क्या है, अगर ये 6000 जूल का काम कर रही है कुछ 4 आवर्स में, तो आपको उस टाइम बताना होगा कि भाई इसका काम क्या। पीयूष थम्स अप आया, क्लैप आया, क्या बोल रहे हो पीयूष? समझ में आ गया सर। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो आगे बढ़ता हूं मैं, पावर का ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, ठीक है। उसी तरीके से आप इसका किलोवाट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, एज 1 वॉट इज मतलब 1 किलो इज इक्वल टू किलो, 1000 ग्राम 1 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम 1 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, है ना। तो उसी तरीके से 1 किलोवाट अगर आपको इस तरह से लिखा है 1 किलोवाट, तो आप समझ जाना वो क्या होगा, 1000 वॉट, आया समझ में। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, ऑल अबाउट पावर। 1000 के सर 100, पावर के बारे में पढ़ा, आया समझ में? सर 1000 के 100 आपने 100 लिखा है। ओह सॉरी, एक जीरो पसंद नहीं है ना मेरे को, तो इसीलिए इनको भूलता रहता हूँ मैं, ठीक है। आपको पसंद करने हैं तभी 100 200 पे जाओगे ना, ठीक है। तो मूविंग टू सर द हमको नेक्स्ट भी नहीं। टॉपिक, तो अब अपन ने वर्क समझ लिया, पावर समझ लिया, नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी, सर एनर्जी क्या होती है? तो आई कैन से दैट ये भी काम के ही रिलेटेबल है, ठीक है, लेकिन ये एनर्जी ऐसा कहती है कि आप टोटल कितना काम कर सकते हो, ठीक है, यानी एनर्जी इज समथिंग द कैपेसिटी, कि आपकी कितनी टोटल लिमिट है, आप किस हद तक काम कर सकते हो, कितना सारा काम कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग यू कि आप अभी काम करके बताओ,
जो आप काम करके बताओगे ना वो एक्चुअली एक वर्क डन होगा, लेकिन आप कितना काम कर सकते हो। अच्छा मैं कहूं मैं आपको मैं 5 बुक पढ़ सकता हूँ एक दिन में, ठीक है, चलो सॉरी 5 बुक तो नहीं, मैं 1 बुक पढ़ सकता हूँ एक दिन में, ठीक है, तो दिस इज माई कैपेसिटी। करके बताना है क्या? नहीं। मैं कह सकता हूँ कभी मैंने कभी इतना किया है और या फिर मैं इतना कर सकता हूँ, तो कर हाईएस्ट रिकॉर्ड। सकता हूँ यानी द कैपेसिटी टू डू वर्क। क्या कह रहा हूं? द कैपेसिटी, भाई कितनी टोटल लिमिट है इसकी टू डू वर्क। यानी ये तो एक तरह का फंडा हो गया, थ्योरम हो गया टाइप कि भाई ये एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज कितना काम कर सकता है, यानी काम कर सकता है कितनी देर में काम कर रहा है। टाइम वाला फंडा तो नहीं है ना यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे सिर्फ एनर्जी मतलब वर्क का ही एक पार्ट निकाल रहा है, यहाँ पे सिर्फ वर्क कोई एक अलग तरीके से डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो एनर्जी इज नथिंग बट अ कंपैरिजन ऑफ वर्क, कि आप कितना सारा काम कर सकते हो कितनी देर में, पूछ रहा है कितनी देर में कौन काम करता है, दैट इज पावर, ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज पावर। पावर। हाँ, और ये क्या है, द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो डेफिनेट सी बात है इसका ऐसा यूनिट भी क्या होगा, जो वर्क का ऐसा यूनिट होगा वही इसका ऐसा यूनिट होगा। समझ में आ रहा है? जी जी। सिंपल, एकदम सिंपल। एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो अब मतलब थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है, डिस्टिंक्शन देख लेते हैं कि भाई एनर्जी और वर्क के बीच में क्या डिस्टिंक्शन है। कितने सिंपल डिस्टिंक्शन दिए हुए हैं। कह रहा है कि वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। अच्छा, कितना काम कर रहा है टाइम में, बता दिया मैंने। दूसरी बात कि वर्क जो है, वर्क डज नॉट, ये कभी भी डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। ये कभी भी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट पावर तो टाइम के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा था। ओल्ड मैन 7 डेज, यंग मैन 1 डे, है ना, तो टाइम के हिसाब से कर रहा था, दोनों काम तो इक्वली कर रहे थे ना। तो पावर मतलब पावर कह सकता हूं इट डिपेंड्स ऑन टाइम, पावर डिपेंड्स ऑन टाइम। दूसरी बात मतलब एकदम सिंपल बात, इसका ऐसा यूनिट क्या है, जूल। इसका ऐसा यूनिट क्या है, जूल पर सेकेंड। कह सकता हूं जूल पर सेकेंड, कह सकता हूं, क्या लिखा है मैंने, खाली वॉट। वॉट लिखेंगे तो सर चलेगा? क्या कह रहे हो पीयूष? खाली वॉट लिखेंगे तो चलेगा? यस यस चलेगा ना, ये लोग सिर्फ वॉट लिख देते हैं, हाँ वो ठीक है। ये कंफ्यूजन हो इसका जाता है। थर्ड डिस्टिंक्शन, तो भाई ये वॉट इसका ऐसा यूनिट एंड इसका ऐसा यूनिट है जूल, ठीक है। अच्छा, वही एनर्जी और पावर की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं अपन, एनर्जी और पावर की बात करें, तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। क्या कहा मैंने, इट इज कैपेसिटी, भाई कितना काम कर सकता है, और ये सेम रेट इज ऑफ रेट डूइंग ऑफ वर्क। डूइंग वर्क। पावर इज व्हाट, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। एकदम सिंपल है, कुछ मतलब इसके अंदर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। एनर्जी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, एनर्जी स्पेंड डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एंड पावर डिपेंड्स ऑन टाइम। इसका ऐसा यूनिट जूल, सेम टू सेम, सेम पॉइंट इनके। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ वर्क। है ना, तो वही बात आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब अपन बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, थोड़ा इनका मतलब न्यूमेरिकल्स करना अपन को बहुत। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्रेन है जो मास को पुल कर रही है, मतलब क्रेन जो है एक मास होगा अपना जो भी 500 ग्राम जो भी दिया हुआ है, तो ये क्रेन इस मास को ऊपर की तरफ लेके जा रही है, ठीक है, पुल्स अप, पुल्स अप ना, तो मास ऑफ कितना 500 ग्राम। अब हमें क्या चाहिए, हमें फाइंड क्या करना है, पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पुल्स अप अ मास ऑफ 500 kg टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 4 मीटर। 500 kg है, 500 ग्राम 500 kg है, ठीक है, टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 4 मीटर। हाइट कितना है, 4 मीटर। तो अब देखो ध्यान से सुनो, आगे जब तुम सम्स करोगे ना तो आप उसको डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी की मदद से कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन अभी आपको पता नहीं है ना पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो अभी कैसा करना है इसको, अभी आपको सबसे पहले क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द क्रेन। तो मैं बोलूंगा वर्क डन बाय द क्रेन, कोई भी काम करे, वर्क डन क्या होता है,
वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वही चीज यहाँ पे लिख दूंगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन अब ये मास को ऊपर लेके जा रहा है, यानी मास एक है, एक पर्टिकुलर मास है, और वो जब ऊपर लेके जा रहा था तो उसको नीचे की तरफ कोई पुल कर रहा था। अभी तो वो ऊपर के लिए की तरफ जा, और पुल क्या कर रहा था, ग्रेविटी पुल कर रहा था। वेरी गुड। तो ये ग्रेविटी पुल कर रहा था, इसका मतलब फोर्स होता क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। 4 मीटर कर देते चलो। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास होना चाहिए केजी में, एक्सेलरेशन होना चाहिए मीटर पर सेकंड में, सेकंड स्क्वायर में, है ना। तो इस तरीके से मास हो गया अपना, मास हो गया 500 kg, और एक्सेलरेशन एक बार लिख देता हूँ इसको। एक्सेलरेशन क्या होगा, जितना ग्रेविटी होगा उतना एक्सेलरेशन होगा। तो मास इनटू ग्रेविटी इनटू 4। तो मास कितना है 500 kg, और ये कितना है सर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते चलो, इनटू 4 मीटर, ठीक है। तो 5000 इंटू 4, 5000 हो गया। अब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है न्यूटन, और मीटर वापस आ गया तो ये हो गया 20,000 जूल। क्या हो गया, वर्क डन बाय क्रेन। आया समझ में? सिंपल, एकदम एकदम सिंपल। आपके बुक में यहाँ पे ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी मैंने कितना लिया है, 10 लिया है फॉर सिंपलर सॉल्यूशन। आपके बुक में 9.8 लिया हुआ है। और अगर आपने ऐसा बोला हो यहाँ पे कि टेक, यहाँ पे कुछ बोला हुआ नहीं था इसलिए मैंने ये ले लिया था। अगर यहाँ पे ऐसा बोला हुआ टेक ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अगर आपने ये ले लिया 10, अगर आपने ये 10 ले लिया तो आपका आंसर गलत कहलाएगा। आपका आंसर गलत कहलाएगा। क्यों गलत कहलाएगा? क्योंकि आपको कहा था कि ग्रेविटी 9.8 लेना है। अब जैसे मेरे को यहाँ पे ये बात कही हुई नहीं थी, बोला हुआ ही नहीं था, तो मैंने ले लिया मेरे हिसाब से 10। गॉट इट? डिफिकल्ट होता है ना सर? हाँ हाँ, 10 9.8 के अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। ओके, वेरी गुड। तो अब आप देखो, देखो यहाँ पे है ना, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बोला, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक G इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर केजी, ठीक है। तो इस बात का मतलब समझो, अगर आपने फिजिक्स अच्छे से किया होगा ना, तो इस बात का मतलब समझो कि ये जो 10 न्यूटन पर केजी है, ये 10 न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू पर केजी। तो ये पर केजी और केजी तो 1 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा पावर। तो क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ग्रेविटी कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेना है, ठीक है। इट इज जस्ट फॉर कंफ्यूजन, कुछ नहीं। अगर आपने मतलब देख रहे हैं कि आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपको फिजिक्स आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आप में। हो तो हमको आता है सर। क्या कह रहे हो बेटा? कुछ नहीं। ओके, देखो क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा हुआ है। अ बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ठीक है। फोर्स कितना है, 10 न्यूटन का, आपको बोल दिया, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0.5 मीटर का। लेकिन इसके अंदर 3 कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन है डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अंदर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है एंगल 60 डिग्री होना चाहिए विद फोर्स, और तीसरी कंडीशन है नॉर्मल टू द फोर्स। तो देखो पहली कंडीशन, अगर मैंने आपको क्या कहा था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, F into S। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल वाला इक्वेशन। फोर्स क्या है, 10 न्यूटन। याद रखना, आप जब भी सॉल्व करो तो ऐसा यूनिट में ही होने चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे भी ऐसा यूनिट में ही है, 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0.5 मीटर। तो ये क्या हो गया, 5 न्यूटन मीटर। तो ये कितना हो गया, 5 जूल, क्या वर्क डन। अब आप खुद ही समझो कि अगर मैं कोई एंगल पे फोर्स लगाऊंगा, अगर मैं कोई एंगल पे फोर्स लगाऊंगा, तो डेफिनेट सी बात है, या तो मतलब इस तरह से मैं कुछ भी फोर्स लगा रहा हूं तो मुझे थोड़ा दम ज्यादा लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस वन। याद आ रहा होगा मोमेंट वाला इफेक्ट, है ना। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, सेकंड वाला, सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है। सेकंड कंडीशन है कि एक एंगल है, इसका मतलब फोर्स, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है, अच्छे से बना देता हूँ,
अगर फोर्स ये डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में है और इन दोनों के बीच में 60 डिग्री है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये तो हो गया कंपोनेंट वाला, है ना। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। cos थीटा, और मैंने डायरेक्टली लिख दिया cos 60 डिग्री, ओके ना, ठीक है। तो ये हो गया वर्क फोर्स कितना है, फोर्स है 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट 0.5 0.5 इनटू मल्टीप्लाई होगा cos 60, याद आ रहा होगा 9th में पढ़ा था cos 60 1/2 1/2 1/2, वेरी गुड, 1/2 1/2, है ना। तो देखो क्या हो गया, 2 1 जा 2 5 जा, तो वर्क डन कितना हो गया 5 इंटू मतलब 2.5 न्यूटन मीटर, यानी जूल जूल सॉरी जूल, ठीक है। तो ये क्या आ गया, देखो ध्यान से, यहाँ पे 2.5 जूल हो गया, यानी इस तरह से एक एंगल में फोर्स लगाया ना मैंने कि मेरा वर्क डन जो है वो कम हो गया, ठीक है, कंपेयर टू दिस। यहाँ पे देखो 5 जूल था, यहाँ पे 2.5 जूल है। आपको ना एग्जाम में मतलब अपने एक्सरसाइज में एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में एक ऐसा क्वेश्चन है कि हमारे क्या बोला हुआ है हमको कि आप सीढ़ी के मतलब जो स्टेयर्स होता है ना, वर्टिकल स्लोप, आप स्लोप पे ऊपर चढ़ा रहे हो लेकिन विद हेल्प ऑफ सम डिवाइस, है ना, और ऊपर जा रहा है तो कितना वर्क डन है, तो एंगल दिया हुआ है, इंक्लाइंड स्लोप कितना है, तो आपको वैसे वर्क डन निकालना है। और अगर आप उसको डायरेक्ट खींचते हो तो वर्क डन कितना है, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, चलो मैं आपको वो क्वेश्चन ही बता दूंगा, है ना, नॉट टू वरी, नॉट टू वरी। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, थर्ड वाला पार्ट में क्या है, नॉर्मल, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हो 0 या फिर 0 जूल, क्यों, बिकॉज दे बोथ आर परपेंडिकुलर। अगर आपको सॉल्व करके बताना है तो आप सॉल्व करके ही बता सकते हो, वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 10, और cos थीटा cos 90 डिग्री है अपना, है ना, तो s कितना है, s है 0.5 इंटू 0, तो ये हो गया पूरा 0। आप ये ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो कि whenever the direction of force and direction of displacement are perpendicular to each other, the work done will be 0, है ना, ओके, वेरी गुड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके अंदर ऐसा हुआ है कि यहाँ पे ये 10 न्यूटन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 10 kgf। क्या दिया हुआ है, kgf, kgf मूवी वाला kgf नहीं, kgf का मतलब होता है किलोग्राम, और उसको ग्रेविटी पुल कर रही, दैट इज kgf, यानी ये ग्रेविटी के रिलेशन में है, ठीक है। तो मैं आपको एक दूसरे मार्कर से मतलब कहा गया, मैं आपको ब्लू पेन से करके बताता हूँ कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अ kgf with force, ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अ kgf एंड अ फोर्स। तो क्वेश्चन में इस तरह से यहाँ पे देखो, 1, अगर मैं बोलूं 1 kgf, तो इसका मतलब 1 kg को ग्रेविटेशनल फोर्स मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1 kg को ग्रेविटेशनल फोर्स मिल रहा है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मिल रहा है, ठीक है। 1 kgf का मतलब होता है 1 kg को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मिल रहा है, और आपको यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या लेना था, 10 न्यूटन पर केजी है ना, इसका मतलब मैं यहाँ पे ले देता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये कितना हो जाएगा, 1 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चली गई, और ये हो गया 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्या होता है, न्यूटन। मेरा स्क्रीन नहीं है। तो 1 kgf का मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखो, 1 kgf का मतलब हो गया, अरे सर नहीं दिख रहा है, वेट, कहाँ से ध्यान से देखे तो हम, ध्यान से देखो, 1 kgf का मतलब क्या हुआ, 1 kgf का मतलब हुआ 10 न्यूटन, समझ में आ रहा है, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो कि 1 kg का मतलब 1 kg इंटू gf हो गया, ठीक है, तो 1 kg इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स के मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे दिया हुआ था, इसको सॉल्व करके मैंने वो निकाल दिया, ठीक है। अगर आप चाहो, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था न्यूटन पर केजी दिया हुआ था ना,
तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे 10 न्यूटन पर केजी भी लिख सकते हो। देखो तो केजी और केजी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा लास्ट में, यहीं पे डायरेक्टली हो गया दैट 1 kgf इज इक्वल टू कितना, 10 न्यूटन। तो अगर 1 kgf में 10 न्यूटन है तो 10 kgf हमको जो क्वेश्चन में दिया गया है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमको ये क्वेश्चन बराबर दिखा नहीं, यहाँ पे 10 kgf था, तो ये 10 kgf दिया हुआ है, तो इधर कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन नहीं, 100 कितना, 100 न्यूटन। 100 समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 kgf में 10 न्यूटन है ना, तो 10 kgf में 100 न्यूटन होगा, सिंपल है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सर 100 न्यूटन आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा सर, 50 न्यूटन मीटर, यानी 50 जूल का आंसर हो जाएगा। अब जीरो को पसंद करना पड़ेगा अपन को। हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन मतलब ये 50 हो जाएगा, तो 50 यानी ये हो जाएगा सर 25 जूल। ओके, और उस तरीके से ये तो कुछ भी हो जाए, यहाँ पे अगर 100 न्यूटन कर भी दो तो भी ये तो जीरो ही रहेगा। लेजी है आया सर समझ वो में? थर्ड वाला। आया समझ में? यस सर। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। 2 न्यूमेरिकल्स की अपन ने, अच्छे से प्रैक्टिस करना पूरी एक्सरसाइज, और कल अपन है ना पूरा सम्स, मतलब 2A के जितने भी सम्स के डाउट्स आते हैं वो सारे सॉल्व कर लेंगे।